नमस्कार साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोग तो फॉर्म अप्लाई देख के ईपीपी वाले थोड़ा घबराए होंगे, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। इतना भीड़ से कोई मतलब नहीं होता है। भीड़ में ऐसे होते हैं 15 से 20% जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है। अगर 15-20% की बात से 10% ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस तो पता होता है लेकिन सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। तो इस तरह भीड़ छटती जाती है। 50 लाख जो दिखने को मिल रहा है वो 50 लाख मत समझिए, सिर्फ एक सीट समझिए कि मेरा एक सीट है। तो यूपीपी परीक्षा को देखते हुए, एसएससी जीडी परीक्षा को देखते हुए, अन्य सारे एग्जामों को देखते हुए हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग 15 से 20 मिनट में समाप्त करेंगे। ये वीडियो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देख के और उसके बाद से आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। जरूर आप लोग बताइएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम कमेंट बॉक्स चेक भी करता हूं कि मेरे कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर रहा है, लेकिन ना उसमें हम चेक जरूर करता हूं। तो मैं चाहूंगा, मेरी इच्छा है कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए आप लोग। ठीक है, शेयर करके और मित्रों से बोलिए कि सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोगों को पता है, सबको पता है कि स्टार्ट कब हुआ, 1885 में होता है। लेकिन उसके पहले से इसके लिए ताना बुना जा रहा था, जाल बुना जा रहा था, ताकि सभी भारतीयों को, सभी भारतीय लीडरों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को एक सूत्र में बांध दिया जाए, ताकि उन्हीं बस एक माला को लेकर, यानी उस संगठन को लेकर हम जैसे चाहे वैसे पूरे भारत पर शासन करते रहें और चलाते रहें। लेकिन अंग्रेजों को, ब्रिटिश को ये नहीं पता था कि वही संगठन आगे चल के हमारे लिए काल साबित होगी और उसी संगठन की वजह से मुझे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, भारत को छोड़ना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम का जन्म 4 जून, ध्यान दीजिएगा, ए.ओ. ह्यूम का जन्म 4 जून 1829 को ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इन्होंने बंगाल कैडर आईएएस क्वालिफाई करके और भारत में इनकी एंट्री होती है। और भारत में ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले, उस समय उत्तर प्रांत नाम था, उत्तर प्रांत के इटावा जिले में इनकी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग होती है। पहली पोस्टिंग जब होती है उस समय था 1849 समय था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1849 समय था। और 1849 में पोस्टिंग तो होती है, लेकिन ये 1856 में वहां के डीएम बनते हैं। यानी इटावा के ये डीएम बनते हैं। और डीएम कब बनते हैं? तो 1856 में। लेकिन एक कंपटीशन में ये सब नहीं पूछता, इससे हम लोग को लेना देना नहीं है। बस इतना जानिए कि प्रथम स्वतंत्रता में 17 1857 में 17 जून 1857 के क्रांति में एक क्रांतिकारियों द्वारा इटावा के एक गांव में घेर लिए गए थे ए.ओ. ह्यूम। तो जब क्रांतिकारियों द्वारा घेर लिए गए थे, चारों ओर से गांव को घेर लिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा, अब इनकी जान पा गई थी। इन्होंने महिलाओं का वेशभूषा पहनकर, यानी साड़ी पहनकर,
और उस गांव से निकले थे, अपने जान बचाने में सफल हो गए। ठीक है ना। वो कुछ साल पहले आप लोग जानते ही हैं, एक सन्यासी भी है, हाँ, कहीं न कहीं आप लोग नाम पता होगा, दिल्ली से वो भी साड़ी पहन के भागे थे। जब पुलिस की मार पड़ रही थी तो पुलिस से तो अच्छे अच्छे लोगों की हवा डोल जाती है पुलिस के सामने खड़ा होने में। जब वर्दी देखते ही अच्छे अच्छे लोगों की कंपकपी हो जाती है, जबकि आजकल के पुलिस मित्रवत व्यवहार करती है फिर भी। तो वहां पुलिस की मार देखते ही वो स्वामी महोदय भी साड़ी पहन के भाग निकले थे। ठीक है ना। तो ये वही उस समय 17 जून 1857 को ये साड़ी पहन के वहां से अपने जान बचाने में सफल रहे। ठीक है ना। लेकिन ये सब नहीं जानना है, 1857 की क्रांति याद रखिएगा, उसी क्रांति की देन थी कि ब्रिटेन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगामी आने वाले समय में भी भारत में इससे भी बड़ी क्रांतियां उभर सकती है, जिससे हमको तुरंत भारत को छोड़ना पड़ेगा, हमारी जान जोखिम में भी पड़ सकती है। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसे संगठन बना दिया जाए जिस संगठन के माध्यम से वहां की जनता अपनी आवाज उठाए और मांग करे हमसे, और हम उनके समस्या का या तो समाधान करें या हम सुना करें। ये सब चीजें था। अब वो समस्या के समाधान के लिए अब इनको वैसा कोई भारतीय पक्ष में बात करने वाला अंग्रेज अधिकारी चाहिए था, और अंग्रेज अधिकारी इनको मिल नहीं रहा था। मिला कौन? तो यही एलन ऑक्टेवियम ह्यूम इनका पूरा नाम है। इनका शॉर्ट नेम ही क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में आता है ए.ओ. ह्यूम, लेकिन आप लोग याद रखिएगा एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए काम करते थे। इटावा में जब पोस्टिंग थी तभी ये 30+ स्कूलों का वहां निर्माण कराए थे, वो भी अपने वेतन के पैसे से कराए थे। तो भारतीय समाज के प्रति इनका झुकाव था, दयालुता थे। तो इन्हीं को पकड़ा गया और इन्हीं से उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना। यानी कि 1850 के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन ने इन पर एक तरह से जबरदस्ती थोपा और इन्होंने अब देश के जो प्रबुद्ध वर्ग थे उनको जुटाना स्टार्ट किए, इकट्ठा किए। तो ये पुणे में इसकी पहली बैठक होनी थी, लेकिन प्लेग बीमारी यानी कि वहां महामारी आ गई, जिसके वजह से वहां नहीं हुई। और इसकी पहली बैठक होती है कहां? तो मुंबई में। कहां होती है? मुंबई में होती है। अगर मुंबई में भी पूछे तो कहां होता है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। आप प्रथम बैठक में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में इसको बदल कर दादा भाई नौरोजी ने इसमें संघ की जगह कांग्रेस शब्द जोड़ दिए। संघ की जगह क्या जोड़ दिए? कांग्रेस शब्द जोड़ दिए। ठीक है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, नहीं तो शुरू में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है ना। तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? यह कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक पूछे थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का उपनाम है शिमला, हिंदी में बोलते हैं शिमला का संत, और इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोगों को पता है, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है ना। हर्मिट ऑफ शिमला। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि हर्मिट ऑफ शिमला किसका उपनाम है, या ए.ओ. ह्यूम का उपनाम क्या है। ध्यान दीजिए, ये ऐसा कार्य करना नहीं चाहते थे, लेकिन इन पर जबरदस्ती आरोप थोपा गया था। इनसे बोला गया कि अगर नहीं आप एक संगठन बनाओगे, ऐसा नहीं करोगे, तो आपका ये भारत से निकाला किया जाएगा। जबकि इनको भारत बहुत पसंद आ गया था। अब भारत में भी सबसे ज्यादा पसंद आया था शिमला। शिमला में ही रह के ये पक्षियों के लिए काम करते थे, तो इसीलिए इनको भारत के पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो पक्षी विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये चीजें याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ए.ओ. ह्यूम को भारत के पक्षी विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है ना। तो संस्थापक बने ए.ओ. ह्यूम। अब उसमें अध्यक्षता करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन सभी लोग लगभग आ गए थे। दादा भाई नौरोजी लेट हुए थे। दादा भाई नौरोजी के एंट्री करते हुए उस हाल में, उस कमरे में सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। ए.ओ. ह्यूम को नगवार गुजरा और उनसे लगा कि हम आए तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इनके आने पर ही सभी लोग खड़े हो गए। तो कहीं न कहीं इनका दबदबा है और
हो न सके कि इनके वजह से हमारी जो महत्वता है इसमें वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने आनंद फानन में एक शर्त लगाया कि जिस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, बैठकें होगी, उस शहर का कोई व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा। तो ये दादा भाई नौरोजी महाराष्ट्र से ही थे, यानी मुंबई से ही थे, तो नहीं बन पाए। अब तत्काल इनके सचिव थे, ये वो ह्यूम के सचिव थे। और सचिव कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी शार्ट नेम होता है WC बनर्जी। और WC बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस अधिवेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। उस बैठक में कितने लोग शामिल थे? तब 72 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 72 लोग शामिल थे। तो आप लोग याद रखिएगा। ये चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता कैसे है तो ध्यान दीजिएगा। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जब बैठकें की गई ना, तो कुछ लोगों ने कहा, भारत के ही कुछ लोगों ने कहा कि ये चंद लोगों की संगठन है, चंद लोगों की एक तरह से पार्टी है, संगठन है। तो इसलिए यहां 4 धर्मों से प्रथम 4 अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ताकि भारत की जनता में ये मैसेज फैले कि एक धर्म का या चंद लोगों का, चंद जातियों का, चंद मजहब का नहीं है, ये पूरे भारतीयों का संगठन। साथ ही साथ यहां ये भी देखा गया कि ये भारत के चारों क्षेत्र से इसके शुरुआती चारों अध्यक्ष बनाए गए। जैसे प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आप लोगों को पता है, ये उत्तर दिशा है, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। यही भारत समझिए, ठीक है ना। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। मुंबई किधर है आप लोगों को पता है? तो पश्चिम में है। किधर है? तो पश्चिम में है। मुंबई किधर है? पश्चिम में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से अगला अधिवेशन होता है कलकत्ता, ठीक इसके अपोजिट, यानी कलकत्ता किधर है? तो पूरब में है। ठीक इसके अगला अधिवेशन होता है मद्रास। मद्रास यानी कि दक्षिणी भारत में। किधर है? दक्षिणी भारत में। फिर इसके बाद अधिवेशन होता है इलाहाबाद, यानी कि उत्तर के तरफ है। तो यानी कि चारों दिशाओं में क्या हो गया? अधिवेशन हो गया। और चारों दिशाओं में अधिवेशन के साथ साथ प्रथम जो अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, वो हिंदू थे। क्या थे? हिंदू थे। अब देखिए, प्रथम पारसी अध्यक्ष, यानी दूसरी ही बैठक में 1886 कलकत्ता में होता है। और दूसरी ही बैठक में कौन अध्यक्ष बनाए गए? तो दादा भाई नौरोजी बनाए गए। और इनके साथ क्या जुड़ा है? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम हिंदू हो गए, पारसी हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला, ठीक उसके अगला यानी तीसरी बैठक, यानी मद्रास में होता है 1887 में। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनाए जाते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी बनाए जाते हैं। और इनके नाम के साथ उपलब्धि जोड़ा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो हिंदू हो गए, पारसी हो गए और मुस्लिम हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्चस्व कायम हो रहा था उस समय। और सबसे ज्यादा धर्म मिशनरियों का काम हो रहा था तो अंग्रेजों का हो रहा था, यानी ईसाई मिशनरी आ रहे थे सबसे ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगली बैठक फिर होती है 85, 86, 87, 88। 88 में होती है इलाहाबाद में। और जब इलाहाबाद में होती है तो जॉर्ज यूल नाम के व्यक्ति थे, अध्यक्ष बनते हैं। और ये कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कौन थे? प्रथम अंग्रेज। तो प्रथम अध्यक्षता किया व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो हिंदू थे। द्वितीय अध्यक्षता किया थे दादा भाई नौरोजी, वो पारसी थे। तृतीय अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयब जी, वो मुस्लिम थे। चतुर्थ अध्यक्षता किए जॉर्ज यूल, वो अंग्रेज थे। यानी कि चारों 4 धर्म से संबंधित है। और चारों बैठकें भारत के 4 दिशाओं में होती है, ठीक है ना। तो इससे मैसेज गया कि ये एक न पार्टी एक जाति का है, न एक धर्म का है, न किसी एक भारत के अंग का या क्षेत्र का है पार्टी। ये पूरे भारत के लिए काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद लोगों का इसमें विश्वास जगने लगा और लोग इसमें शामिल होते गए। चलिए देखते हैं अगला। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे ऐसे जो मोस्ट पॉइंट है ना, उसी को शामिल किया गया है। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप लोग, और वही सही रहेगा। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को पता है कि सर पे एग्जाम है,
तो ज्यादा होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्क्रीनशॉट लेकर बस पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और क्या इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान, क्या क्या देखना है हम लोग को, एक राष्ट्रीय गीत एक राष्ट्रीय गान, दोनों कोलकाता में होता। अधिकांश जो बैठकें होती है कोलकाता में होती है। क्यों? तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। साथ ही साथ ब्रिटेन अपने सारी सरकारी मिशनरी स्थापित किए थे, यानी कि जितने ऑफिस स्थापित किए थे सब पश्चिम बंगाल में स्थापित किए थे, उनका पसंदीदा जगह था। तो एक कांग्रेस की जब बैठकें होने लगी तो यही सोच कर कलकत्ता में ज्यादा बैठकें होती थी, या जो मेन पॉइंट होता था, यानी कि जिसमें प्रमुख कार्य किया जाता था, उस की बैठकें कोलकाता की जाती थी, ताकि ब्रिटिश का झुकाव उधर हो, ब्रिटिश का नजर उस पर पड़े। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया वो किस बैठक में गाया गया? तो 1896 में कोलकाता की बैठक में गाया गया। 1896 में कहा? कोलकाता की बैठक में गाया गया। और इसकी अध्यक्षता किए कौन? रहमतुल्लाह सयानी। किसने किया? रहमतुल्लाह सयानी। याद रखेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। लेकिन वंदे मातरम लिया कहां से गया? आनंद मठ से लिया गया। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है ना। याद वैसे रहेगा, याद भी होगा आप लोगों को लगभग। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ, ये इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया। ये राष्ट्रीय गीत है। और ये राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में गाया गया। यह अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। किसकी अध्यक्षता में गाया गया? रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया। ठीक है ना। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। 1905 का अधिवेशन होता है। 1905 जानते हैं आप लोग कि अंग्रेजों का मकसद ही था भारत के टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि भारत को विभाजित कर देना। ठीक है ना। तो 1905 में सबसे एक तरह से सबसे ज्यादा क्रांतियां जहां से उभरती थी वो था बंगाल विभाजन करना। तो 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है। और बंगाल विभाजन किया जाता है तो कांग्रेस की एक बैठक होती है वाराणसी में। कहां बैठक होती है? वाराणसी में 1905 में बैठक होती है। उसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जब गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं तो उसी बैठक में बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है। क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। यानी बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। 1906 में कोलकाता में होता है अगला अधिवेशन। इसमें दादा भाई नौरोजी फिर अध्यक्षता करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन बनता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। फिर आते हैं अगला अधिवेशन सूरत। आप लोग जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन। 1907 में दो ही वर्ष बाद 1907 में कांग्रेस विभाजन। यानी विभाजन अब साथ नहीं छोड़ रहा है। अब क्या हो जाता है? कांग्रेस विभाजन। और कांग्रेस विभाजन किसमें होता है? तो नरम दल गरम दल। इसमें जो कुछ वरिष्ठ सदस्य थे वो लोग चाहते थे कि हम ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करके कोई काम कराएं, यानी शांतिपूर्ण ढंग से काम कराएं। लेकिन कुछ उसी में स्वाभिमानी व्यक्ति थे लोग, वो लोग कहते थे कि नहीं, हम झुक के काम नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाएंगे, अगर लड़ना होगा तो अपनी जान तक देंगे, लेकिन हम लोग अंग्रेजों के सामने झुक के काम नहीं करेंगे। ये मेरा देश है, हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। तो गरम दल कहलाए। और जो रिक्वेस्ट करने लगे वो नरम दल कहलाए। तो दो भागों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। ठीक है ना। अब ये कांग्रेस विभाजन के लिए यह व्यक्ति जाने जाते हैं रास बिहारी घोष।
कांग्रेस विभाजन के लिए यानी कि कांग्रेस जब विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष ने किया। ठीक है ना। फिर इसके आगे आते हैं 1911, जैसे 1896 में पढ़े थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक उसी प्रकार 1911 में पढ़ेंगे कोलकाता अधिवेशन फिर होता है और बिशन नारायण धर अध्यक्षता करते हैं। इसमें सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया, यानी कि राष्ट्रीय गान गाया गया। क्या गाया जाता है? राष्ट्रीय गान गाया जाता है। ये याद रखिएगा। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। कब? तो 1911 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेषकर इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जो जनगण मन गाया गया, जनगण मन गाया जाता है, इसके लेखक कौन है? तो सबसे पहले आते हैं एक किस शीर्षक से लिया गया? तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से लिया गया। किस बुक से लिया गया? तो गीतांजलि बुक से लिया गया। अब गीतांजलि बुक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। एक ऐसा ही व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर कि रविंद्रनाथ टैगोर दो दो देशों के, उनके लिखा हुआ गान दो दो देशों का राष्ट्रगान बन गया है। आप लोग को पता होगा अमार सुनार बंगला, ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है, और भारत का जनगण मन, दोनों का एक ही व्यक्ति रचना किए हैं और वो है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है 1916। 1916 का लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस से मुस्लिम लीग भी अलग थी। आप लोगों को पता है मुस्लिम लीग का अलग गठन हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन होता है, और साथ ही साथ नरम और गरम दल का मिलन होता है। यानी मिलन शब्द आप लोग याद रखिएगा। काहे लिए? तो 1916 के लिए। काहे लिए? 1916 के लिए। तो आप लोग बताइएगा ये मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? कमेंट में जरूर बताइएगा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे, और नरम और गरम दल भी एक हो गया। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपसी समझौता हो गया, जो मतभेद था वो दूर कर लिया गया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 1917। आप लोग को पता है कि हम लोग प्रथम प्रथम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो प्रथम प्रथम अभी देख रहे थे। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक वैसे ही फिर यहां प्रथम दो मिल जाएगा। कौन कौन? तो एक कांग्रेस के, सॉरी ये नहीं हो, एक प्रथम, और महिलाओं से संबंधित यहां दोनों हो जाएगा। एक तो एक कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है 1917 1925। वैसे सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 1917 की अधिवेशन कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। और कोलकाता में होती है तो इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जानी जाती है प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पे। ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला अधिवेशन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1924 बेलगांव, जो कर्नाटक में है। बेलगांव काहे लिए प्रसिद्ध है? तो गांधी जी अपने पूरे जीवन में कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता किए थे 1924 बेलगांव। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? गांधी जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग 1924। ठीक है ना। फिर उसके आगे बढ़ते हैं 1925। 1925 का लिए प्रसिद्ध है। तो 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, और उनका नाम रहता है सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनती है। ठीक है ना। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। कहाँ के अधिवेशन के? कानपुर के। कब? 1925। अब ध्यान दीजिएगा 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काहे लिए इंपॉर्टेंट है? पूर्ण स्वराज के लिए। यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया, 1929 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। याद रखिएगा 1929 में ही, यानी कि 31
दिसंबर 1929 के आधी रात को ही रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। यानी पूर्ण स्वराज की तो इसमें मांग किया गया था, लेकिन 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज मनाया गया था रावी नदी के तट पर। और दिन में जब मनाया जाता है तो ये रात में मनाया गया था, और दिन में जब मनाया जाता है तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला है, आप लोग जानते हैं भारत के महान क्रांतिकारी, भारत के महान क्रांतिकारी जिनको ये भी बोला जाता है कि अमर हो गए, या बाद में बहुत आजादी के बाद भी बहुत बार सन्यासी हो गए, सन्यासी के बाद ये भी बोला जाता है कि विमान दुर्घटना में मारे गए। मतलब तमाम इनसे भ्रांतियां है, अभी कुछ भी सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दो अधिवेशन और देख लेते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उसमें क्या हुआ? तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। आप लोग को पता है कि गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। इसमें सिर्फ एक में गांधी जी भाग लेते हैं, यानी दूसरे में 1931 में, और उसमें जाकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां के संसद में मंत्रिपरिषद के सामने, महारानी के सामने ये मांग करते हैं कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार दिया जाए। भारतीयों के लिए क्या दिया जाए? मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। लेकिन प्रस्ताव जो पारित हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। कहां के अधिवेशन में? कराची। कब? तो 1931, ठीक है ना। ठीक इसके आगे बढ़ते हैं 1937। 1937 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो गांव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? गांव के लिए, यानी फैजपुर उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां पे पूरे कांग्रेस अधिवेशन में यही एकमात्र अधिवेशन था जहां गांव में अधिवेशन होता है। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कौन है? फैजपुर है। कौन है? फैजपुर। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर उसके आगे जो महान क्रांतिकारी का नाम बोला जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस, जिससे हिटलर भी काफी प्रभावित था। इन्हें नेताजी कह के संबोधन भी किया था हिटलर ने। उनके बारे में पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने 1938 के कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा का अध्यक्षता करते हैं, और उसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। दूसरी फेन आती है, कांग्रेस का चुनाव होता है 1939 में, त्रिपुरी का। अभी तो बैठक की बातें छोड़िए, चुनाव होता है। चुनाव में इनके विरोध में गांधी जी के प्रस्ताव पर पटाभी सीतारामैया चुनाव लड़ते हैं। पटाभी सीतारामैया को चुनाव हराकर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ये सही नहीं लगता है, और वो गांधी जी के और पटाभी सीतारामैया के सम्मान में त्याग पत्र दे देते हैं। और जब त्याग पत्र देते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर इसके अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी ऐसा ये अधिवेशन था कि जिसके दो अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर देते हैं, और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक का आजाद हिंद फौज में विलय हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1940 में रामगढ़ में बैठकें होती है, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, और ये 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहते हैं। कैसे 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहते हैं? तो बार बार चुने नहीं जाते हैं, बल्कि चुनाव ही नहीं होता है, यानी बैठकें ही नहीं होती है। 1940 के बाद सीधे 41, 42, 43, 44, 45 के बाद एक ही बार क्या होता है? 46 में जाकर फिर बैठकें होती है। कहाँ? मेरठ में। और जिसकी अध्यक्षता करते हैं जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी 46 तथा 47 दोनों में रह जाते हैं। और इसीलिए इनसे क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन बनता है, एक प्रथम से और आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ।
कब हुआ? 1948 में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, यानी पटाभी सीताराम मैया उसके अध्यक्ष बनते। और वर्तमान तो आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन का भी जवाब दिया जाएगा। और अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो वो भी बोल सकते हो। मतलब कुछ भी आप लोग अपना मन में जो भी चल रहा है वो जाहिर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मैं चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद साथियों।